हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह रोज़ाना अपने 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने और आप हमारे साथ क्या करें हो, इनका ध्यानपूर्वक रिवीजन करें, पढ़ें और इनका नोट्स बनाएं स्टूडेंट्स। क्योंकि जितनी बार अपने कंप्लीट वीडियो देख नहीं पाते हैं, जितना देखें आप नोट्स बनाएं। तो आज अपने क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्विज यानी कि जनरल एग्रीकल्चर में 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर अपने बात करेंगे इनका विस्तार से, यानी कि 10 क्वेश्चन में मानकर चलें स्टूडेंट्स, अपने बात करने जा रहे हैं लगभग 40 क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यानी कि हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में विशेष रूप से पढ़ना होगा, यानी कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। यदि आप ये कला सीख जाते हो ना, तो मानकर चलें कि दुनिया से 10 नंबर आगे होंगे, यानी कि आपका जो कंपटीशन का लेवल है उनसे कंपटीटरों से आगे रहेंगे। तो यहाँ पूछा है एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस किस फसल का मुख्य यानी प्रमुख खरपतवार है। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास ऑप्शन है अरहर, फिर अपने पास स्टूडेंट्स ध्यान से देखो धान, और फिर अपने पास क्या दिया है गेहूं, और फिर क्या दिया है चना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो पहले तो आपको तैयारी की आवश्यकता होगी। सर तैयारी किस प्रकार करें, यानी कि अब यहाँ दिया है साइंटिफिक नेम, क्या नाम दिया है साइंटिफिक नेम, किसका दिया है वीड का दिया है, वीड का यानी खरपतवार का। इस खरपतवार कौन सा खरपतवार है जिसका नाम एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किसका नाम है, प्याजी का नाम है। और यदि अब मैंने आपको प्याजी बता दिया है तो अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। यानी प्याजी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो आपको ध्यान होगा कि प्याजी गेहूं का नहीं है, अरहर का नहीं है, धान का नहीं है। पहली बात तो देखो प्याजी कौन सी ऋतु का खरपतवार है। तो स्टूडेंट्स ये किस सीजन का है, ये रबी सीजन का खरपतवार है। किस सीजन का है, रबी खरपतवार, रबी सीजन का। तो यहां धान कौन सी क्रॉप है, धान खरीफ। फिर यहां पर अरहर, अरहर यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन की है, तो ये इसका सोविंग टाइम क्या होता है खरीफ, और हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसका रबी। चलो यहाँ गेहूं रबी है और चना, तो ये किसका है, चने का सबसे प्रमुख खरपतवार है एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस प्याजी। तो प्याजी किसका प्रमुख खरपतवार है, चना। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से ध्यान रखो कि एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चना का उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और दक्षिणी यानी कि आपको ध्यान है कि चना और गेहूं साथ साथ उगा सकते हैं ना। तो यहां ध्यान रखें कि गेहूं का भी उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ओरिजिन पैलेस दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, धान में हो जाते हैं। तो धान का स्टूडेंट्स ध्यान रखना दक्षिणी पूर्वी एशिया। और अरहर का क्या होता है स्टूडेंट्स, अरहर का होता है अपने पास उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। हो जाएगा याद, अरहर से अफ्रीका। तो यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ग्राम, बंगाल ग्राम भी इसको कहा जा सकता है, ध्यान रखें। फिर स्टूडेंट्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार दे रहा हूं मैं इसको। यानी कि अधिकतर पौधे मृदा से नाइट्रोजन
को किस रूप में प्राप्त करती है, यानी कि किस फॉर्म में प्राप्त करती हैं? तो मुक्त नाइट्रोजन यानी कि फ्री नाइट्रोजन नहीं है। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज कहां होंगे, या तो नाइट्राइट में होंगे या नाइट्रेट में होंगे। तो ध्यान रखें, नाइट्रिक अम्ल नहीं, HNO3 होता है इससे, तो यहां ये नहीं है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें क्या कि पौधे नाइट्रोजन को सर्वाधिक रूप में या आसानी से किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में प्राप्त करते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्रेट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखें क्या कि क्लेश मृदा, मृत्तिका मृदा यानी क्ले सोइल, क्ले सोइल मृदा में कणों का आकार यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? यहां देखो कि अपने पास 0.0 से 0.2 से 0.2 mm यानी मिलीमीटर, या यहाँ पर 0.002 मिलीमीटर से कम, या अपने पास 0.2 से 20 या 20 मिलीमीटर से अधिक यानी mm। तो यहाँ स्टूडेंट्स पूछा क्या है? क्ले का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ अपने पास राइट आंसर हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर से कम। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ 3 स्टार दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। ओके, फिर अपने पास नेक्स्ट, यानी कि यहां पर अपने पास क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत, यानी कि वायुमंडल की जो लेयर है उसमें कौन सी लेयर में ओजोन परत पाई जाती है? तो यहां मेसोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेप्टोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये लेयर किस आधार पर बांटी गई है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान को आधार मानकर, कि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, इनको टेम्परेचर बेस के आधार पर इनका क्या वर्गीकरण किया गया है। तो यहां ध्यान रखें, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या होती है? नीचे की परत होती है स्टूडेंट्स ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्या कह सकते हैं? शोभ मंडल। क्या कहते हैं? शोभ मंडल। ट्रोपोस्फीयर के बाद में क्या होता है? बाद में होता है अपने पास स्ट्रेप्टोस्फीयर, यानी इसको क्या कहेंगे? समताप मंडल। ये क्या होता है? मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। और यहां ये क्या होता है? ताप मंडल। और इससे ऊपर क्या होता है? बाह्य मंडल। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स क्या कि ये कहाँ पाई जाती है? ये दो के बीच में, स्ट्रेप्टोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के मध्य, यानी कि यूं माने कि समताप मंडल के बीच पाई जाती है, यानी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर अपने पास होगा ये। यहां गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कई बार पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें 16 सितंबर, 16 सितंबर को बनाया जाता है। अब ओजोन को नापने की इकाई, यानी कि इसकी मोटाई जो परत की है वो किस में मापी जाती है? तो उसकी इकाई होती है स्टूडेंट्स डॉब्सन। ठीक है ना? और इसको सबसे ज्यादा कौन क्षति पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है ना। ओजोन परत अपने किस से बचाव करती है? बचाव करती है अपने पास अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यानी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाव करती है। ये पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आने वाली है उनको क्या अवशोषित कर लेती है। तो यदि इसका ह्रास हो रहा है तो ध्यान रखना कि यहाँ फिर ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। कहाँ पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, समताप मंडल में पाई जाती है। फिर अपने पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी कि फाइलोडी रोग। फाइलोडी रोग किस फसल का मुख्यतः रोग है? यानी फाइलोडी रोग मुख्यतः किस फसल का है? तो यहां पर आपको बताना होगा। यानी फाइलोडी मूंगफली का है? मूंगफली का नहीं है। मूंगफली का इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है स्टूडेंट्स? याद रखना, टिक्का। किसके जनित है? तो ये ध्यान रखना, कवक जनित है। ठीक है ना। कवक कौन सा है? सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। फिर यदि बात करें चना, चना की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है स्टूडेंट्स? याद रखें, विल्ट यानी उकटा। और उकटा का कवक जनित है। और यहां से स्टूडेंट्स याद रखें कि उकटा की प्रतिरोधी किस्म अवरोधी। फिर यहां पर स्टूडेंट्स बात करें कि फाइलोडी डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट किसका है? तिल का है। और ये तिल का है तो यहां ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट दिया जाता है किसके द्वारा होता है? कवक जनित नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जनित रोग है ये। और धान का यदि अपने बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना, भूरा पत्ती धब्बा रोग आपको बता रखा है। भूरा पत्ती धब्बा रोग यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो यहां इस प्रकार अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट इसको दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि फाइलोडी रोग किस फसल का है? तिल का है। और किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा जनित होता है। फिर अपने पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ें ध्यानपूर्वक और कमेंट करके बताएं कि सर मेरा ये क्वेश्चन राइट था। ठीक है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी कि स्टूडेंट्स पूछा क्या है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये किस में है? ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सब इकाई दे रखी है वो प्रतिशत में है। अब यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है कि गोबर की खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्यूर। क्या नाम होगा? फार्म यार्ड मैन्यूर। तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखें, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। NPK का अर्थ मैं आपको यहां ट्रिक बता देता हूं। कई बार बच्चे करते क्या हैं? NPK दिया है, परंतु यहां स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है मैंने। यानी यहां पर मैंने पूछा है N, K और P पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना, न कि रटा रटाया। तो यहां देखो NPK कितना होता है? NPK होता है स्टूडेंट्स 0.50, 0.25 और क्या 0.50। ये होता है ना अपने पास NPK। ठीक है। तो यहां पूछा क्या है? N, K और P का मान पूछा है। तो यहां N का पूछ लिया, या फिर K का पूछ लिया और P का। तो अब आप देखो कि 0.25 किस में है? 0.25 इन दो में है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हो गया।
अब यहाँ 0.25 तो सही है, परंतु यहाँ देखो अपने पास नाइट्रोजन 0.50 होना चाहिए, तो नाइट्रोजन 0.50 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं, और मैं यहाँ बता देता हूँ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये 0.50 पहले करें या बाद में करें। तो यदि कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज 0.25, 0.50 और 0.25 इनमें कन्फ्यूज होते हैं ना, तो ध्यान रखना इनका जोड़ करोगे तो कितना होगा? 1.0 हो गया। इसका जोड़ करते हो तो कितना हो जाता है? 1.25। तो यानी यूं मानिए आज के बाद कि NPK गोबर की खाद में कितना होता है? 1.25 होगा। फिर आप इनको एडजस्टमेंट करिए, यदि ये आंसर आ रहा है तो आपका सेट हो जाएगा। ओके, या तो आप 25 यहाँ रखोगे तो ये तो 1 आएगा, और 50 यहाँ रख दोगे तो 25 यहाँ हो जाएगा, और 50 यहाँ, तो फिर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा क्या जाता है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पहले नाइट्रोजन पूछा है, फिर यहाँ पर पोटास, और फिर फास्फोरस पूछा है। ऐसा नहीं है कि अपने पास रटा आंसर दिया कि हाँ 50, 25, 50 ऐसा दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक सही करें। फिर यहाँ ये स्टूडेंट्स मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि ये किसका कंटेंट दिया है? ये दिया है मूंगफली का खली का। यानी अपने क्या, यदि आज दिन में 2 याद किया तो इस प्रकार आने वाले क्वेश्चन में सब खलियां याद हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। यानी मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है। कई बार सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है 7.29, सर्वाधिक इसमें ही होती है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, इसका इंग्लिश बनाएं आप, यानी कि सेंट्रल क्या एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अभी ये देखो, ये बना क्या? काजरी। और काजरी का नाम लेते ही बच्चों को क्या, सबको ये क्वेश्चन सोल्व करने आ जाता है। यानी काजरी कहाँ स्थित है? काजरी स्टूडेंट्स जोधपुर, ठीक है। परंतु यदि हो सकता है कि आपको क्या दिया जाए कि कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है, तो ध्यान रखना ये किस में है? फर्स्ट ए में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब काजरी का स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष 1959, ध्यान रखना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार। कई बार बच्चे ये पढ़ते नहीं है, और यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या सिलेक्शन से वंचित कर देता है। यानी 1 घन मीटर 1 क्यूबिक मीटर पानी का आयतन होता है। यानी 1 क्यूबिक में, यानी कि आपको देखो मैं बता देता हूँ, यदि आपने डायरेक्ट आंसर देना वो अलग बात है। यहां पूछा जा सकता है क्यूबिक, एक होता है क्यूसेक। 1 क्यूसेक में कितना? 28.3 लीटर पानी होता है, ठीक है ना। 1 क्यूबिक में आपको पूछा जाता है कई बार कि कितना होगा। फिर अपने पास 1 हेक्टेयर क्या? mm। फिर 1 हेक्टेयर पूछा जा सकता है सेंटीमीटर, और फिर क्या पूछा जा सकता है? 1 हेक्टेयर मीटर। यानी इन सब में आपको याद करना है। तो इन सब का तरीका क्या है? यानी कि आप एक नाम याद कीजिए,
3457। और ये पावर किसकी है? ये पावर स्टूडेंट्स 10 की पावर है। यानी अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी 10 का पावर 3 किया तो क्या हुआ? क्यूबिक। 10 का पावर 3। फिर यहां पर 10 का पावर कितना करना है आपको? 4। फिर यहां पर कितना करना है? 10 का पावर 5। और फिर यहां पर कितना करना है स्टूडेंट्स? 10 का पावर 7। अब जितना बन रहा है, यानी कि 10 की पावर 3 करने पर अपने पास कितना बनेगा? 1000 लीटर। यानी 1 क्यूबिक मीटर का राइट आंसर क्या होगा? 1000 लीटर पानी होगा। और ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन से कई बार वंचित कर देते हैं। तो ध्यान रखें, इकाइयों का विशेष और यहां पर अपने पास राइट आंसर। यानी ये आपके लिए क्या दे दिया? रामबाण ट्रिक दे दिया। अब ये किसका होगा? यानी 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 इसके लिए हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीष्मकालीन भिंडी। क्या? ग्रीष्मकालीन भिंडी में बीज दर की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कई बार यहां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहां देखो क्या दे सकता है वो? वर्षाकालीन दे सकता है, या आपका क्या यहां पर ये क्या दिया है? ग्रीष्मकालीन, या दे सकता है वर्षाकालीन। अब वर्षाकालीन है ना, तो वर्षाकालीन इसका क्या होता है? सबसे उपयुक्त समय होता है। ठीक है, वर्षाकालीन भिंडी का क्या होता है? सबसे उपयुक्त समय होता है। और उपयुक्त समय होता है ना, तो यहां पर इसका बीज दर उपयुक्त समय पर सही होगी 8 से 10 किलोग्राम। और यहां पर यदि ग्रीष्मकालीन पूछा है, यानी ये तो है, तो यहां इसकी कितनी होगी? यहां ध्यान रखना 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। तो अब आपका ग्रीष्म पूछा है तो यहां पर कौन सा होना चाहिए? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखना, यहां ये स्टूडेंट्स एनिमेशन है, ये गलत है। ये आपका होगा वर्षाकालीन का, और यहां ग्रीष्मकालीन के लिए 18 से 20, क्योंकि वर्षाकालीन होता है वो भिंडी का उपयुक्त टाइम है। तो यहां 8 से 10 वर्षाकालीन है, ग्रीष्मकालीन के लिए 18 से 20 होगा। और भिंडी से आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा सब्जियों में क्रोमोसोम नंबर किस में होते हैं? भिंडी में। कितने? 130 गुणसूत्र संख्या होती है। फिर यहां पर स्टूडेंट्स आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, हेरिंग बोन प्रणाली का संबंध किससे है? यहां पर जलमांग से नहीं, या अंतरासस्य इंटरक्रॉपिंग से नहीं है, बुआई का नहीं है। हेरिंग बोन प्रणाली का संबंध होता है जल निकास से। ये जल निकास की एक प्रणाली है और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, जल निकास से इसका संबंध है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू आज के वीडियो देखने के लिए। और यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां सक्सेस क्या है? सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि मेहनत करने वाले पर ये फिदा हो जाती है। यानी आप मानकर चलें, यदि आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो लक को आना पड़ेगा। थैंक यू।